तो लो भाइयों, मैंने भी देख ली सावरकर फिल्म। इस फिल्म का किसी को इंतजार हो ना हो, लेकिन मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था। ये फिल्म देख के एक बात पता चली है, वो ये कि आज की पीढ़ी को अगर बात आजादी की आती है तो बस दो ही नाम घूम फिर के याद आते हैं, एक गांधी जी, एक नेहरू जी। मानो आज की पीढ़ी और भी स्वतंत्रता सेनानियों को जानती नहीं है, लेकिन ये फिल्म सावरकर भूले बिसरे नायकों की दर्दनाक संघर्ष गाथा को पर्दे पे बखूबी ये उतारती है। वीर सावरकर की कहानी 18वीं सदी के लास्ट के दशक से उनकी कहानी शुरू होती है, जब ये देश प्लेग की बीमारी से मर रहा था। आज के दौरान जैसे आप कोविड जानते हो ना, वैसे उस दौर में एक प्लेग बीमारी थी। बिना इलाज के अभाव में लोग हजारों लोग मारे जा रहे थे। जिनको बीमारी थी तो अंग्रेज उनको गोली मार के मार दिया करते थे या फिर जला के। लेकिन उस दौरान विनायक दामोदर के पिताजी उसी रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन मरने से पहले अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे को सौंप के जाते हैं, जिसका किरदार निभाया है दामोदर सावरकर का अमित सियाल ने। यार ये आदमी, मैं क्या बताऊं, इस आदमी को भी लास्ट मैंने वेब सीरीज में देखी थी महारानी। वो बंदा अकेला एक तरफ खड़ा होके, जितने सारे स्टार थे उन स्टारों के लिए सबसे मेन नाम अगर बताऊं मैं, तो जो मेन कैरेक्टर था ना, वो क्या नाम है इस मोटी का, उसका जो उसमें जो रोल है ना सबका, एक तरफ पूरी टीम, पूरी स्टार कास्ट, और एक तरफ अमित सियाल एक तरफा खड़ा होकर उन सारे कैरेक्टर को खा जाता है अपनी एक्टिंग से। यहाँ पर इतनी सिंसियर एक्टिंग बंदे ने की है, जबरदस्त लगा मुझे। कहीं से ये नहीं लगा कि मैं किसी एक्टर को एक्टिंग करता हुआ देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि वो महापुरुष है जो लाइव देख रहा हूँ। खैर आते हैं फिल्म पे। तो मरने से पहले पिताजी ने इनको ये कह के जाते हैं कि भाई देखो अंग्रेज बहुत शक्तिशाली है, इनसे लड़ने में कोई फायदा नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद वीर सावरकर और दामोदर सावरकर, ये दोनों भाई मिलके बचपन में जब अंग्रेजों के खिलाफ ये अपनी विचारधारा रखते थे, बड़े होते होते उन्होंने बहुत सारे संगठन बनाया। अंग्रेजों के नाक के नीचे बहुत सारे संगठन ये खुद चलाते थे। और सावरकर को उस दौरान सबसे मशहूर नेता लोकमान्य तिलक, जो भी आजादी के लिए ये भी एक संघर्ष कर रहे थे, उनका आशीर्वाद बेसिकली सावरकर जी को मिलता है। और अंग्रेजों को उन्हीं के दांवपेच में हराने के लिए सावरकर लंदन पहुंच गए पढ़ाई करने के लिए। इस फिल्म में इंडिया हाउस का भी जिक्र है, जहां पर जितने सारे क्रांतिकारी होते हैं वहां पर इकट्ठे होते थे। और यहाँ पर ये चीज देख के बड़ा ही अच्छा लगता है, जहां पर उनकी स्ट्रेटजी बनती थी कि कैसे भारत को आजाद किया जाए। और उन्हीं के संगठन से जुड़े हुए मदन लाल ढींगड़ा ने लंदन में ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस के हेड कर्जन को खुलेआम गोली मारकर सनसनी फैला दी थी। और इस दुस्साहसिक अपराध के लिए वीर सावरकर जी को गिरफ्तार करके भारत भेज दिया जाता है। और इस अपराध के लिए उनको दोहरी उम्र कैद की सजा होती है और उनको भारत भेज के अंडमान निकोबार में भेजा जाता है, जिसको हम काला पानी के नाम से जानते हैं। और इस काला पानी के बारे में कहा जाता है कि वहां से कोई वापस नहीं लौटता। लेकिन वीर सावरकर जी वापस लौट पाते हैं कि नहीं, उसके लिए फिल्म आपको देखनी पड़ेगी। उसके आगे जो फिल्म चलती है वो फिल्म नहीं, वो तो पूरा कारवां ही चलता है। आपको लगेगा कि उस दौर के आप पूरी व्याख्या अब नंगी आंखों से आप लाइव देख रहे हो। जैसा कि आपको पता है कि इस फिल्म के डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर भी रणदीप हुड्डा ही है, और एक्टर तो खैर ये है ही। जो ट्रांसफॉर्मेशन आप ट्रेलर में देखा आपने, वो ट्रांसफॉर्मेशन इस फिल्म में थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाया है। पूरी व्याख्या, पूरा डिटेल में आप फिल्म देखोगे। उनकी बात करने का लहजा, उनके चलने का लहजा, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, वो डायलॉग डिलीवरी महज डायलॉग डिलीवरी नहीं होती। वो एक ऐसा, जब बोलता है रणदीप हुड्डा तो ऐसा लगता है कि मोटिवेशनल स्पीकर कोई बोल रहा हो। बतौर एक्टर और डायरेक्टर रणदीप हुड्डा ने अपना एड़ी चोटी का पूरा दम लगा दिया फिल्म में, और उस हिसाब की फिल्म बनती भी है। पूरी फिल्म से आप ऐसे जुड़ोगे, लास्ट में ही जाके फिल्म का इंटरेस्ट आपको लगेगा रियली मैं फिल्म देख रहा था। इतना आप फिल्म में डूब जाओगे। उसकी हर एक कहानी में जो ट्विस्टिंग है, जो प्लॉट्स हैं, जो एक्टिंग है, सब में आप बिल्कुल रम जाओगे। फिल्म में कुछ डिटेल की बातें बताई गई हैं, वो डिटेल की बातें आज तक मैं श्योर हूं कि आज की जनरेशन उससे अनजान है। और मैं हैरान इस बात से हूं कि रणदीप हुड्डा उस डिटेल तक, उतनी तह तक पहुंचे कैसे। ये सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसका मूलभूत से पूरी तहे दिल से इंटरेस्ट हो ऐसी कहानियों में।
देखो रिसर्च ऐसे ही होते हैं, किसी अनसंग वॉरियर पे आप फिल्म बना रहे हो तो उसके बारे में पहले डिटेल में आप समझो, जानो। और रणदीप हुड्डा ने वीर सावरकर जी को बहुत अच्छी तरीके से जाना है, समझा है और लिखा है, इसके बाद परफॉर्म किया है। मैं तो कहता हूँ जितने सारे अवार्ड हैं कुछ भी नहीं है इसकी एक्टिंग के आगे। जितने सारे अवार्ड है सब इसके कदम में बिछा दो, ये अवार्ड धन्य हो जाएंगे रणदीप हुड्डा को पाके। एक चीज आपको बताऊं, अक्सर फिल्मों में क्या होता है कि फिल्म का इंटरवल एक पीक पॉइंट पे होता है, इसके बाद दोबारा से एक ग्लिम्स आता है, दोबारा से कहानी चढ़ती है और लास्ट में जहां पर क्लाइमेक्स होता है वहां पर दोबारा से पीक पे खत्म हो जाती है सेटिस्फैक्शन के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये चीज सारी तो है लेकिन इंटरवल जब खत्म होता है, पीक के बाद इंटरवल खत्म होता है, कहानी फिर पीक से ही शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि कहानी धड़ाम गिरी और फिर से उठ रही है धीरे धीरे, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। आप जो इंटरेस्ट आपने इंटरवल में छोड़ा था वही इंटरेस्ट आपका कंटिन्यू बरकरार रहता है। ये बहुत यूनिक चीज लगी मुझे पहली बार किसी फिल्म को देख के। और कैमरा एंगल इस हिसाब से शूट हुआ है कि वो एंगल तो आप शायद किसी फिल्मों में आपने देखा होगा। मोस्ट ऑफ द सीन इसमें लो एंगल के हैं, वो लार्जर देन लाइफ दिखाने के लिए। वीर सावरकर जी हैं तो लार्जर देन लाइफ तो होनी ही चाहिए, और लो एंगल वाला शूट बहुत ही सूटेबल है। ये फिल्म पिछले साल रिलीज होने वाली थी लेकिन कोई रीजन की वजह से फिल्म रिलीज हो नहीं पाई। उसमें रीजन ये था कि रणदीप हुड्डा बेसिकली सेटिस्फाई नहीं थे, कुछ जो सीन शूट हुए थे उनको रीशूट किया है फुल गेटअप के साथ। आप वो मेहनत इसमें आप भली बात आप देख पाओगे, क्योंकि एक काम आप जब दोबारा करते हो उसमें थोड़ी सी और क्रिएटिविटी आती है। तो दोबारा जब शूट हुआ उसमें बहुत थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आई, खास तौर से रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर में जो उसके द्वारा परफॉर्म किया गया। और कारा पानी वाला सीन देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सीन देख के तो पहली बात तो सब्रजीत की याद आ जाती है, जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन उसमें किया था उससे बहुत ज़्यादा इसमें कर दिया है। मुझे एक एक्टर का नाम आता है क्रिश्चियन बेले। हालांकि आप देखो कि एक फिल्म के लिए उसने अपना वेट गेन किया, बहुत ही बढ़िया बॉडी बनाई, और अगली फिल्म के लिए जितना वेट बढ़ाया था उसका डबल रिड्यूस कर देता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन वो शिद्दत यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिली है रणदीप हुड्डा के द्वारा। और एक बात तो है कि गजब का डेडिकेशन है, जो आउटर स्टार है ना, आउटर एक्टर है ना, उन सब में गजब का डेडिकेशन है। हम उम्मीद करते हैं ऐसे एक्टर, आर माधवन हो गया और रणदीप हुड्डा, लेकिन हमें मिलते कौन है, ये छपरी इन जैसे। रणदीप हुड्डा की एक्टिंग पे बात करें तो कोई फायदा है नहीं। एक अंधा आदमी भी देखेगा बोलेगा बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रखी है। डायलॉग डिलीवरी से लेके फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज और एक्टिंग, हर एक चेक बॉक्स टिक मार दिया। ये रणदीप हुड्डा की मेहनत का ही असर है कि आप रणदीप हुड्डा को आप पूरी फिल्म में देख नहीं पाते, आपको दिखते तो कोई वीर सावरकर। और इसके अलावा जितने भी सारे इसमें एक्टर हैं वो सब ने अपना 100% दिया है, और वो 100% सिर्फ कहने के लिए नहीं, वो दिखता है उनकी मेहनत में। जितनी मेहनत अगर रणदीप हुड्डा ने की है उतनी उतनी मुझे लगता है कि अपने कैरेक्टर के लिए सब ने मेहनत की है। यार एक नाम यहाँ पर मेंशन करना चाहूँ, अमित सियाल, वो दामोदर विनायक सावरकर का निभाया रोल जबरदस्त, उसका कोई तोड़ नहीं है। और ये सबसे मैं कह रहा हूँ परफेक्ट सेकंड कास्टिंग थी रणदीप हुड्डा के बाद। इस आदमी के लहजे में ऐसा कुछ है कि जब बोलता है ना सीधा आपके दिल से लगता है, कनेक्ट होता है। और महज इसी फिल्म में नहीं है, वो आप इसकी कोई सी फिल्म उठा के देख लो, अगर राजनीति करेगा तो इतनी गोड़ राजनीति करेगा कि आप इसकी राजनीति करने की स्किल्स पे आप फिदा हो जाओगे। अगर ये बंदा गुंडई करेगा तो इसके द्वारा की गई गुंडई उस पर भी आप एक बार सोचने मजबूर हो जाओगे, यार ये क्या बंदा है। इसकी लहजे में बोलने का तरीका बहुत ज़बरदस्त है। वो जो स्लैंग यूज करता है ना, वो स्लैंग शायद कोई एक्टर यूज करता हो अपनी एक्टिंग में किसी कैरेक्टर को लेके। और मुझे लगता है ये अमित सियाल के ऊपर ये वरदान है। आप जाओ खुद ही देखो यार, आप नोटिस करो जब बंदा एक्टिंग करता है, मन मोह लेने वाली एक्टिंग। फिल्म का डायरेक्शन जबरदस्त, फैंटास्टिक, कहीं भी कमी बिल्कुल भी नहीं है। हर एक पैमाने पे बहुत जबरदस्त डायरेक्शन हुआ है, और साथ में सिनेमेटोग्राफी वो भी जबरदस्त। अगर किसी डायरेक्टर का ये पहला प्रोडक्ट है तो आप सोचो कि आने वाले टाइम में वो कितना जबरदस्त डायरेक्टर बनने वाला है। इसमें चैलेंजेस थोड़े बहुत नहीं थे, चैलेंज में बहुत ज्यादा थे। सबसे बड़ा चैलेंज ये 100 साल पुराने उस दौर को फिर पर्दे पे उतारना, उस दौर को पर्दे पे उतारना आसान नहीं था। खास तौर से काला पानी वाला सीन, वो जो रोंगटे खड़े करने वाला सीन है, उसको मिस मत करो।
ये सीन, ये बातें आपने किताबों में पढ़ी होगी, जाके आप लाइव देख के आओ और उसको जी के आओ, फील करके आओ कि काला पानी सिर्फ काला पानी नहीं है, काला पानी प्रताड़ना का अंतिम छोर है। और इसके साथ फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साथ में जितने सारे कैरेक्टर हैं उनकी ड्रेस डिजाइनिंग बहुत ही बेजोड़ है। इसमें बस एक कमी ये थी कि पूरी फिल्म में कोई भी देशभक्ति वाला ऐसा कोई गाना नहीं है जो आपके दिल को छू जाए। और गाने को छोड़ दे, जितने भी सारे इसमें इंग्रेडिएंट कंटेंट हैं वो सारे बहुत जबरदस्त बन पड़े हैं। जब मेहनत पे यकीन हो और ईश्वर पे भरोसा हो तब कुछ बहुत ही बढ़िया चीज बन पड़ती है। उसमें से एक वीर सावरकर ये फिल्म है। अब एक बात आती है कि इस फिल्म को क्यों देखें। इस फिल्म को इसलिए देखें अगर आप आज़ादी की लड़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं और उनसे जुड़े कुछ नए पहलुओं को अगर जानना चाहते हैं तो आप टिकट कटा सकते हैं। इस फिल्म को देखो और जानो कि आज़ादी सिर्फ चरखे से नहीं आई, उन फ्रीडम फाइटर अनसंग वॉरियर की वजह से आई है जो भुला दिए गए हैं, इतिहासों के पन्नों तक ही समेट के रख दिया गया है। मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10 स्टार। बाकी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन फिल्म जरूर देख के आओ क्योंकि रियल इतिहास जानना सबका हक है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।